किसी पर्टिकुलर साइट पर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स है वो क्या करते हैं कि आपकी और उस साइट के बीच में, है ना, ट्रैफिक को बढ़ाते हैं, ऑनलाइन ट्रैफिक को। मतलब कि अननेसेसरी आपके सामने ऐड आएंगे, ठीक है। जैसे हम आपने देखा होगा ना कि कभी भी हम कोई फाइल या कोई साइट ओपन करते हैं तो उस साइट से पहले दूसरी कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, ठीक है। कोई ऐड आ गया, है ना, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के या कोई दूसरी साइट आ गई हमारे सामने, जिसको ना चाहते हुए भी हमको फिर उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक को बढ़ा करके और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस साइट तक पहुंचने से पहले, है ना, कंफ्यूज किया जाता है और उसी कंफ्यूजन का फायदा उठा करके फिर उसका मिसयूज किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक। ऑनलाइन ट्रैफिक, जैसे हमें कहीं भी जाना हो, ट्रैफिक हो तो हमें पहुंचने में देरी तो होगी, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक। आपको किसी को कॉल करना है और लाइन अगर बिजी आ रही हो तो कॉल नहीं हो पाएगा, सेम टू सेम वैसे ही सिस्टम है यहाँ पर भी। बट ये क्या होता है, इंटेंशनली किया जाता है और हर किसी के साथ होता है ये जनरली। और आज के टाइम में तो जितना ज़्यादा हमारी जो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, है ना, वो मतलब लो कॉस्ट होने का रीज़न भी यही है कि एडवर्टाइजमेंट जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनकी अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है, तो वो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं है। बट उसके बदले में हमको क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं जानबूझ के, कुछ में तो स्किप के ऐड आ भी जाते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, है ना, वो पूरा ही देखना पड़ेगा 10-15 सेकंड का। तो इस तरीके की चीज़ें होती, ठीक। तो इससे भी बचने की हमको ज़रूरत है, ठीक। अब आज देखो कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक। इसमें पहला है इंटेग्रिटी। पहला जो कंपोनेंट है वो है इंटेग्रिटी, ठीक। कंपोनेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, घटक। साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या घटक हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा हम साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है इंटीग्रिटी। उसके बाद आप देखो दूसरा आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन, ठीक। इसके बाद आता है आपका एसेस कंट्रोल, ठीक। इसके बाद आपका आ जाएगा एसेस कंट्रोल के बाद नॉन रेप्यूटिएटिज्म, ठीक। फिर एक और इसमें आता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है, क्रिप्टोग्राफी, नॉन रेप्यूटिएटिज्म, एसेस कंट्रोल, वेरिफिकेशन और इंटीग्रिटी, ठीक। ये कंपोनेंट है। अब इस क्रिप्टोग्राफी में भी 3-4 चीजें होती है ना। तो इंटीग्रिटी में देखो भाई, इंटीग्रिटी का मतलब सबसे पहले क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब है, देखो ऑनलाइन सिक्योरिटी जो हमको करना चाहते हैं हम साइबर स्पेस की, जैसे कि हम किसी फिजिकली जो सिक्योरिटी होती है हमारी, उसमें हम क्या क्या करते हैं, लॉक कर सकते हैं, है ना, या फिर हम उसके अंदर जो है सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा सकते हैं, है ना, पासवर्ड वाला सिस्टम उसमें डाल सकते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले लॉक होते हैं। मतलब किसी भी तरीके से उस चीज़ को हम लॉक रखेंगे, है ना, 1 2 3 4 जितने भी लॉक हम लगाना चाहें, मजबूत दीवार लगाएंगे, मजबूत जो है आपके दरवाजे लगाएंगे, इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। अब वैसे इसमें हम क्या क्या चीज़ करते हैं, पहला इंटीग्रिटी का मतलब होता है, ठीक। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने आपको कोई मैसेज किया, ठीक है, वो मैसेज जो है एज इट इज सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। मतलब कि विदाउट अल्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का कोई उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। आपने जो भेजा है, आपने हाय लिख के भेजा है तो उसके पास हाय मैसेज पहुंचना चाहिए। आपने अगर उसको कोई भी पर्टिकुलर मैसेज भेजा है तो एज इट इज़ वो मैसेज क्या होना चाहिए, वहाँ पर पहुँचना चाहिए। मतलब कि इस स्टेप को हम कहते हैं इंटीग्रिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट अल्ट्रेशन, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि उस मैसेज के अंदर, उस संदेश के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये इस स्टेप का मतलब है, ठीक। क्या हो गया, तो लिखो इसमें विदाउट अल्ट्रेशन, है ना, मतलब कि कोई भी अशुद्धि जो है या मैसेज जैसे का तैसा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, है ना, जैसे का तैसा ही वहां पर जाना चाहिए, विदाउट एनी अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब है अशुद्धि। मैंने यहाँ से जो भी लिख करके भेजा है वो सेम टू सेम उस जगह पर पहुंचना चाहिए, ठीक। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक। ये पहला स्टेप है या पहला कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी का। अब इसमें ज़्यादा डिटेलिंग हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो विदाउट अल्ट्रेशन अगर टेक्स्ट जाएगा, आपका कोई भी मैसेज जाएगा, है ना, अब वो मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे जाता है ना, साइबर स्पेस में कैसे ट्रेवल करता है, ठीक। उसके बाद में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी लैंग्वेज से अलग होती है।
जैसे अगर हमने हाय लिखा तो वो हाय नहीं करेगा, वो कुछ और उसको भेजेगा, है ना। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो कुल मिलाकर के अगर उसका मीनिंग निकाले तो क्या निकलेगा कि मैसेज में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा कब होगा, जब इससे रिलेटेड जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, और उन्हें टाइम टाइम पर समय समय पर अपग्रेड करते रहना पड़ता है, क्योंकि नई नई चीज़ें नए नए लोग बनाते रहते हैं जो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकती है। और हमारा सिस्टम भी कई बार दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाता है या हमें करना पड़ता है। भाई कोई मूवी देखी आपने, पेन ड्राइव में कोई मूवी लेकर आए, वहाँ से कुछ आ सकता है वायरस, है ना, या फिर आपने किसी सिस्टम से कुछ अपलोड किया है, वहाँ से आ सकता है, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, मतलब कि इंटेग्रिटी को अच्छे से लागू करने के लिए वहाँ पर कई तरह प्रकार के सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ होने चाहिए। ठीक, दूसरा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे ही आपने अपना मोबाइल खोला, मान लो आपको पेटीएम करना है किसी को, तो सबसे पहले आपका सिस्टम आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा, है ना। तो वो पासवर्ड आप जब तक उसमें नहीं डालोगे तब तक उसको यकीन नहीं होगा कि आप ही चला रहे हो मोबाइल, है ना। और यही क्या है, उसका वेरिफिकेशन है। मतलब वेरिफिकेशन किन किन चीज़ों से हो सकता है, एक तो पासवर्ड से हो सकता है ना, पासवर्ड हमने रख दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ओटीपी के थ्रू हो सकता है, ओटीपी के थ्रू भी होता है ना वेरिफिकेशन। ओटीपी भी क्या है, एक तरीके का पासवर्ड ही है ना। तो बट जैसे ही आपने कुछ कहीं पर कोई ऐप डाउनलोड किया, है ना, या आपके बैंक को आपको अटैच करना है अपने मोबाइल से, नेट बैंकिंग स्टार्ट करनी है, तो ऐसे केसेस में बैंक आपको ओटीपी भेजता है ना। फिर वो ओटीपी आपको डालना पड़ता है, तभी जाकर आपका जो है वो काम शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर किसका सिस्टम है, पासवर्ड का। वेरिफिकेशन कैसे होगा, पासवर्ड। आपका जो रेटिना स्कैन होता है वो हो सकता है, ठीक, आपके फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, और अब तो जो है डीएनए जो आपका प्रिंट होता है वो भी उसमें यूज़ किया जाने की ऐसी प्लानिंग है। अभी तो नहीं है पर इन फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी जो है लोग कॉपी करने लगे हैं, है ना। उसके बाद में रेटिना का जो स्कैन है उसको भी लोग अल्टर कर देते हैं। तो अब डीएनए टेस्टिंग के थ्रू भी कई बहुत हाई सिक्योरिटी वाली जगहों की बात है ये। हम लोग का क्या है, हम लोग के पास मोबाइल में क्या पासवर्ड होगा, कोई नंबर होगा, है ना, या किसी की बर्थ डेट होगी या कोई डे होगा ऐसा जो हमको याद रहे आसानी से, वही हम टाइप कर देते हैं। तो हम लोग का तो खैर ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा देने को है नहीं, है ना। तो पासवर्ड के थ्रू हम भी हमारा सिस्टम सिक्योर करते हैं। और ये लोग जो बहुत हाई सिक्योरिटी वाली जगह है, जैसे मिलिट्री की जगह हो गई, या आपका जो है स्पेस सेंटर्स हो गए, या गवर्नमेंट की कोई फाइल हो गई, तो ऐसी जगहों पर, और न्यूक्लियर के कोड वगैरह हो गए, ऐसी जगहों पर भी पासवर्ड है। पर उनके पासवर्ड और हमारे पासवर्ड में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे, क्योंकि एक तो उनके पासवर्ड बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो हर 1 घंटे या 2 घंटे में चेंज होते रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक मतलब पेंटागन का बता रहा हूँ मैं, अमेरिका का जो डिफेंस है ना, वहाँ पर 24 पन्नों का पासवर्ड लगता है। कितने पन्ने का, 24 पन्ने का, A4 साइज के 24 पेज का पासवर्ड है, और वो पासवर्ड भी 6 घंटे में बदलता रहता है, ठीक है। तो आप सोचो कि कितनी हाई सिक्योरिटी है, और वो सबके पास नहीं होता है। 24 लोगों के पास 24 पन्ने हैं, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सबके पास आधा आधा ही पासवर्ड होता है, वो बहुत छोटा छोटा, और वो सब लोग एक साथ आएंगे तभी जाकर के वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक, एक्सेस होगा सिस्टम के अंदर, वो जा पाएगा। फिर उसके बाद भी रेटिना स्कैन है, फिंगरप्रिंट स्कैन है, ये ऐसी चीज़ें हैं। और हाथों हाथ वो लोग तो वहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती, ठीक। तो ये भी पासवर्ड ही है और हमारा भी पासवर्ड है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा सिंपल सा होता है। कुल मिला के होता क्या है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है ना। जो पर्सन ऑथराइज्ड है, जिसको अधिकृत रूप से वहाँ पर अलाउ किया जाता है, वही अंदर जा पाएगा, अदरवाइज वो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक, सिस्टम के। फिर देखो दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कैसे करेगा भाई, कि भाई जो यूज़र अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, या जो यूज़र ऑनलाइन कुछ भी यूज़ कर रहा है, उसके पास अपने एक्सेस का कंट्रोल होना चाहिए। वो किसी अदर व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, कि कोई अदर पर्सन ये डिसाइड नहीं करे कि मैं मेरा मोबाइल चलाऊं या ना चलाऊं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वो एक्सेस कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, उस यूज़र के पास होना चाहिए। ये भी किसके अंदर आएगा, कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर सुरक्षित आप उसको रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सेस कंट्रोल उस यूज़र को ही देना पड़ेगा, उसके अलावा वो किसी के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। फिर इसके बाद देखो नॉन रेप्यूटिएटिज्म, इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब ये होता है
जनरली ये जो कंपोनेंट है ये कब काम आता है, जबकि ऑनलाइन किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई फिशिंग हो रही है ना, या कोई किसी को हैरेस कर रहा है ऑनलाइन, तो अब वो व्यक्ति क्या करता है कि मान लो मैंने किसी को मैसेज किया है ना, और मैसेज करने के बाद अपने सिस्टम से मैं क्या कर दूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा, है ना। तो प्रूफ तो कुछ है नहीं, नॉर्मली अगर देखेंगे तो प्रूफ है क्या, कुछ नहीं है, ठीक। अब पहले के टाइम पर तो जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है तो अब उसमें क्या होता है कि नॉन रिपीटेटिज्म का मतलब है कि उस जो भी मैसेज मैंने किया है, भले ही मैं उसको डिलीट कर दूं अपने पास से, फिर भी वो साइबर स्पेस में क्या रहता है, सिक्योर रहता है। मतलब कि मेरे सर्वर में, जिस सर्वर से मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, और अगर कोई इतना बड़ा वाला निकला कि वो सर्वर से भी अगर उसको उड़ा देता है ना, तो भी वो साइबर स्पेस में कुछ देर तक घूमता रहता है ना। और अगर एक्सपर्ट हैं तो वो उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसको कैप्चर कर सकते हैं या उसको कवर कर सकते हैं, ठीक। मतलब इस स्टेप का मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड रखना, जो भी मैसेज मैंने किसी को किया है उसका क्या रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा हमेशा, ठीक है, डाटा रहेगा, ताकि मैं बाद में मुकर नहीं सकता हूं कि मैंने उसको ये मैसेज किया है या नहीं किया है, ठीक। भले ही मैं अपने पास से उसको क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, ठीक है। और इसी वजह से जो है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि साइबर कोई भी लोग जो होते हैं मोबाइल के थ्रू ही ज़्यादातर पकड़े जाते हैं, हम देख ही रहे हैं, है ना। आपने जो भी क्राइम शो वगैरह देखे होंगे, ज़्यादातर किसके थ्रू क्रिमिनल पकड़ा जाता है, मोबाइल के द्वारा, है ना। तो वो जो मैसेजेस हैं, वो टेक्स्ट है, ईमेल है ना, या कॉल का रिकॉर्ड है। कॉल का रिकॉर्ड तो खैर हम मिटा भी नहीं सकते हैं, वो तो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहता है, पर मैसेज वगैरह हम डिलीट कर सकते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड है। मतलब मैं मैसेज करने के बाद ये नहीं बोल सकता हूं कि ये मैसेज मैंने नहीं किया है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलो अगला देखो, क्रिप्टोग्राफी। ये तीनों चारों उतार लिए भाई आपने। देखो रिकॉर्ड सबका होता है, इवन कॉल भी रिकॉर्ड होते हैं हमारे, ठीक है। बट होता क्या है कि चूंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उनको लंबे समय तक स्टोर करके कहाँ रखोगे, है ना। वो जैसे कि मान लो अगर जनरली कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें होती है कि वो हम, और कई लोग तो रात भर बात कर रहे हैं, अब उसका पूरा क्या डाटा, वो उनकी बातें वो करके ख़त्म कर दिए, उसको संभाल के रखने की क्या ज़रूरत है ना। तो इसी कारण से, क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो वो अगर उसको सिक्योर करना शुरू कर दिया तो क्या होगा फिर, तो वो सिस्टम वैसे ही क्रैश हो जाएगा भाई, सर्वर वैसे ही क्रैश हो जाएगा। इस वजह से जो है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक। रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर होता क्या है कि अगर मान लो किसी पे शक हो गया, पुलिस को शक हो गया या ऐसी कोई भी अथॉरिटी को शक हो गया, तो वो फिर कॉल को टैप कर सकती है ना। मतलब जब भी उसके घर कॉल आएगा कोई भी उसके नंबर पर, तो वो उस कॉल को सुन सकती है। ये उनके पास राइट होता है, उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर लगता है, उसके बाद वो उसके कॉल सारे सुन सकते हैं जहाँ से भी वो उसको सुनना चाहे, ठीक है। तो अब शक होगा तो, अदरवाइज अननेसेसरी चीज़ों को रिकॉर्ड करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर जो टेली कॉलिंग वगैरह ये जो सेंटर होते हैं, यहाँ पर कुछ दिनों का डाटा रखा जाता है ना। दोनों में चीज़ वही है कि पासवर्ड और ओटीपी यहाँ पर इसमें भी वेरिफिकेशन में यूज़ कर रहा है, ठीक। और एक्सेस कंट्रोल में देखो, एक्सेस कंट्रोल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरा एक पासवर्ड है और वो किसी को पता चल गया हो, मान लो गलती से, है ना, और उसने वेरीफाई कर दिया, वो अंदर चला गया मेरे सिस्टम के, ठीक। बट यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल में सिस्टम को रन करने के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि अंदर हम मान लो अगर मोबाइल के उदाहरण से समझाऊं तो स्क्रीन लॉक अलग हो गया है, उसके बाद हर ऐप पर भी हम लॉक कर सकते हैं, ये उस तरीके का कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें आप समझ सकते हो कि ये भी एक तरीके का वेरिफिकेशन ही है, पर इसमें टोटल कंट्रोल जो है वो यूजर के पास ही है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये फिंगरप्रिंट वाला लॉक है। कैसा लॉक है, फिंगरप्रिंट वाला। अब फिंगरप्रिंट तो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। या फेस आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, फेस आइडेंटिफिकेशन, वो भी कोई और नहीं कर सकता है। अब ये पासवर्ड तो कोई दूसरा डाल सकता है, पर ये दोनों चीज़ें दूसरा कोई भी नहीं डाल सकता, तो वो यूज़र के कंट्रोल में ही रहेगी, ठीक। चलो तो अगला देखो भाई, क्रिप्टोग्राफी। अब देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मेरे पास, है ना, चलो इसको शुरू करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में लिखो, दो तीन चीजें हैं। पहला आता है प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है पहले मैं ये बता देता हूं, कर सकते हैं, ठीक। मतलब इस स्टेप का मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड रखना,
जो भी मैसेज मैंने किसी को किया है उसका क्या रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा हमेशा, ठीक है, डाटा रहेगा, ताकि मैं बाद में मुकर नहीं सकता हूं कि मैंने उसको ये मैसेज किया है या नहीं किया है, ठीक। भले ही मैं अपने पास से उसको क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, ठीक है। और इसी वजह से जो है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि साइबर कोई भी लोग जो होते हैं मोबाइल के थ्रू ही ज़्यादातर पकड़े जाते हैं, हम देख ही रहे हैं, है ना। आपने जो भी क्राइम शो वगैरह देखे होंगे, ज़्यादातर किसके थ्रू क्रिमिनल पकड़ा जाता है, मोबाइल के द्वारा, है ना। तो वो जो मैसेजेस हैं वो टेक्स्ट है, ईमेल है ना, या कॉल का रिकॉर्ड है। कॉल का रिकॉर्ड तो खैर हम मिटा भी नहीं सकते हैं, वो तो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहता है, पर मैसेज वगैरह हम डिलीट कर सकते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड है। मतलब मैं मैसेज करने के बाद ये नहीं बोल सकता हूं कि ये मैसेज मैंने नहीं किया है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलो अगला देखो, क्रिप्टोग्राफी। देखो रिकॉर्ड सबका होता है, इवन कॉल भी रिकॉर्ड होते हैं हमारे, ठीक है। बट होता क्या है कि चूंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उनको लंबे समय तक स्टोर करके कहाँ रखोगे, है ना। वो जैसे कि मान लो अगर जनरली कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें होती है कि वो हम, और कई लोग तो रात भर बात कर रहे हैं, अब उसका पूरा क्या डाटा, वो उनकी बातें वो करके ख़त्म कर दिए, उसको संभाल के रखने की क्या ज़रूरत है ना। तो इसी कारण से, क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो वो अगर उसको सिक्योर करना शुरू कर दिया तो क्या होगा फिर, तो वो सिस्टम वैसे ही क्रैश हो जाएगा भाई, सर्वर वैसे ही क्रैश हो जाएगा। इस वजह से जो है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक। रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर होता क्या है कि अगर मान लो किसी पे शक हो गया, पुलिस को शक हो गया या ऐसी कोई भी अथॉरिटी को शक हो गया, तो वो फिर कॉल को टैप कर सकती है ना। मतलब जब भी उसके घर कॉल आएगा कोई भी उसके नंबर पर, तो वो उस कॉल को सुन सकती है। ये उनके पास राइट होता है, उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर लगता है, उसके बाद वो उसके कॉल सारे सुन सकते हैं जहाँ से भी वो उसको सुनना चाहे, ठीक है। तो अब शक होगा तो, अदरवाइज अननेसेसरी चीज़ों को रिकॉर्ड करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर जो टेली कॉलिंग वगैरह ये जो सेंटर होते हैं, यहाँ पर कुछ दिनों का डाटा रखा जाता है ना। तो अगला देखो भाई, क्रिप्टोग्राफी। अब देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मेरे पास, क्रिप्टोग्राफी में लिखो 2-3 चीजें हैं। पहला आता है प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है पहले मैं ये बता देता हूं। देखो क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है, सीधी सी बात अगर मैं समझाऊं तो कोड वर्ड में बात करना। किस में बात करना, कोड वर्ड में, है ना। कौन बात करेगा कोड वर्ड में, सिस्टम आपस में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि मैंने हाय लिख के भेजा या मैंने बाय लिख के भेजा, तो सिस्टम उसको हाय या बाय के फॉर्म में नहीं भेजेगा, वो अपनी लैंग्वेज में भेजेगा, है ना। जैसे मान लो कि आप 2 फ्रेंड हैं और बहुत सीक्रेट बात करनी है हमको, है ना, तो वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर मैंने ये वर्ड बोला तो उसका मतलब ये होगा, है ना। तो ऐसा होता है ना अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोला या कोई भी ऐसा इशारा किया तो उसका मतलब ये होगा, आपको यहाँ पर आकर मिलना है या इस तरीके की बात करना है या ऐसा आंसर करना है, ये डिसाइड कर रखते हैं। वैसे ही सिस्टम ने आपस में क्या कर रखा है, पहले से ही कोडिंग उनकी कर रखी है कि भाई अगर मैंने हाय लिखा तो उसका मतलब मान लो कि ये एक सिस्टम है ए, ये एक दूसरा सिस्टम है बी। मैंने यहाँ से मैसेज किया हाय, अब ये सिस्टम को मालूम है कि इस हाय का मतलब जो है वो 05 होता है। क्या होता है, 05 या कुछ भी ABCD जो भी उसका मन चाहे, है ना, 05, 01 कुछ भी होता है। तो अब ये जो सिस्टम है, ये मैसेज इस सिस्टम से इस सिस्टम तक किस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो 05 है ये वापस किस में बदलेगा, फिर हाई में बदलेगा और मेरे सामने फ्लैश हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो मैंने हाई मैसेज भेजा है उसको अगर बीच में से किसी ने उड़ा लिया, है ना, बीच में से किसी ने क्या कर लिया, हैक कर लिया, तो भी वो उसको समझ नहीं पाएगा कि ये इसने आखिर भेजा क्या है, या उसको समझने में समय लगेगा, ठीक। और ऐसा कहाँ पर होता था, ऐसा जो हमारी जो मिलिट्री एजेंसीज है उनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ये बहुत चीज़ें होती थी कि जैसे कि ब्रिटेन और मान लो जर्मनी के बीच में वॉर चल रहा है ना। अब उस समय कोई इतना ज़्यादा वो तो था नहीं सिक्योरिटी, है ना। उन्होंने मैसेज भेजा तो वो मैसेज बीच में वो डिकोडर्स बिठा रखते थे बहुत सारे, और वो डिकोडर क्या करते थे, उनको डिकोड करके और मैसेज जो है पढ़ लेते थे। ऐसे ही हिटलर के एक कोई अटैक का मैसेज जो है उन्होंने डिकोड कर लिया था ब्रिटेन वालों ने, है ना। डिकोड क्या, रडार उनके पास आ गई थी, है ना। रडार समझते हो, रडार क्या होती है। रडार से हिटलर जो था, हिटलर के पास सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ थी वो कौन सी थी, उसके पास जो एयरफोर्स थी हिटलर की, लुफ्तवाफा उसका मतलब नाम था उसकी एयरफोर्स का, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो उसने मतलब 3 महीने तक लंदन पे रोज़ जाके बम गिराते थे वो,
ठीक। अब वो एक बार क्या हुआ, इनका मैसेज जो है वो डिकोड हो गया, तो उनको पता चल गया कि ये लोग आने वाले हैं, तो फिर उन्होंने उनके अटैक का जो है अच्छा खासा आंसर जवाब दिया, और वहाँ से फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है थोड़ा सा घूम गया था, इसके अगेंस्ट हो गए थे हिटलर के। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इन मैसेज को पढ़ा जा सकता है, पर उसको पढ़ने में समय लगता है, ठीक है। पर हमारे लेवल पर अगर देखें, अब कोई इतना फ्री तो बैठा नहीं जो हम लोग के मैसेज डिकोड करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी सिक्योर है ना, नॉर्मल वे से अगर हम देखें तो काफ़ी सिक्योर है, और कोड में जो है मैसेज यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ पर आकर वापस डिकोड हो जाता है, और डिकोड कौन करेगा, ये सिस्टम करेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी सारा जो प्रोसेस है, यहाँ से मैसेज लिखने से लेकर के यहाँ पहुँचने तक, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोग्राफी। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो जो मैंने मैसेज लिखा हाय, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा प्लेन टेक्स्ट। क्या कहूँगा इसको मैं, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। प्लेन टेक्स्ट के बाद जो ये मैसेज यहाँ पर कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो जाएगा, ठीक है, ये मैसेज जो कोड वर्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, चीपर टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है वो, चीपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, दूसरी चीज इसमें आएगी, कोड वर्ड वाला जो मैसेज है उसको हम क्या कहेंगे, चीपर टेक्स्ट, ठीक। तीसरा इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है इनक्रिप्शन, और चौथा होता है डिक्रिप्शन, ठीक। ये दोनों प्रोसेस हैं और ये दोनों टेक्स्ट हैं। प्लेन टेक्स्ट का मतलब जो भी मैं लिखूंगा, है ना, मेरी लैंग्वेज वाला टेक्स्ट, जैसे मैंने हाय लिखा, बाय लिखा, है ना, जो भी मुझे लिखना है। और चीपर टेक्स्ट का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज वाला टेक्स्ट, है ना, जैसे हाय को उसने 05 कह दिया, बाय को उसने 01 कह दिया, तो ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसको हम क्या कहेंगे, चीपर टेक्स्ट, ठीक। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, इनक्रिप्शन का मतलब है कि जो हाय कन्वर्ट होगा 05 में, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इनक्रिप्शन। मतलब कि पहले उसकी कोडिंग होगी, है ना, हाय किस में कन्वर्ट हो गया, 05 में, तो ये कोडिंग हो गई, इसको कोड का रूप दे दिया गया, उसको मैं क्या कहूँगा, इनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ये कोड वापस किस में कन्वर्ट होगा, हाय में, ठीक है। मतलब कि दूसरा सिस्टम इसको वापस किस में कन्वर्ट करेगा, मेरी लैंग्वेज में। पहले तो मेरी लैंग्वेज से किससे कन्वर्ट होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज से वापस किस में कन्वर्ट होगा, इंसानों की भाषा में। मतलब कि ये दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया इनक्रिप्शन और एक हो गया डिक्रिप्शन। बात समझ में आ गई। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत अगर एक लाइन में मैं बोलूँ उसकी डेफिनेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इन कोड वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इन कोड वर्ड्स, कोड वर्ड्स में बात करना, उसी को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। और उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें होती है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है, चीपर टेक्स्ट मतलब कोड वर्ड, इनक्रिप्शन मतलब कोडिंग करना, और डिक्रिप्शन मतलब डिकोडिंग करना, ठीक है। क्लियर इतनी बात। साइबर सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, क्राइम होगा, और उस क्राइम को हम क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। बात समझ में आई कि साइबर सिक्योरिटी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा उसके फलस्वरूप कुछ भी घटनाएं होंगी, क्रिमिनल एक्टिविटी होंगी, उसी को हम क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे, ठीक। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया के अंदर, ठीक, इंडिया के अंदर साइबर क्राइम होने की जो वजह है या साइबर सिक्योरिटी फेल होने की वजह है, वो क्या क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से, है ना। तो अगली चीज़ हमको वही देखना है। तो उसमें लिखो कि क्या लिख सकते हैं हम, उसकी हेडिंग क्या डालोगे, साइबर सिक्योरिटी फेलियर्स या रीजंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी फेलियर्स। साइबर सुरक्षा के फेल होने के मतलब कि असफल होने के क्या कारण है ना, फेलियर के रीजंस क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो देखो, पहला रीजन तो क्या है, पहला रीजन है अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उतना कोई ध्यान देता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे कि क्या हुआ था कि हमने अभी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 6 ट्रिलियन जो डॉलर है वो हर साल जो है वो क्या हो जाते हैं, हैकिंग वाले उड़ा लेते हैं। तो अब इतना बड़ा अमाउंट वो चोरी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका पता नहीं लग पाता। ऐसा क्यों? वो ये करते हैं कि वो किसी के भी अकाउंट से जब पैसा निकालते हैं तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं निकालते हैं कभी। वो 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट उड़ाते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि शायद बैंक ने ये चार्जेस काट लिए हैं। जैसे हम भी कहीं पर जाते हैं ना, तो मान लो कि कोई बिल बना 60 रुपये 10 पैसे, तो 10 पैसे को कोई देखता है क्या?
वो तो पूरे 61 रुपये ही लेगा आपसे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट को चोरी करते हैं, और वो छोटा छोटा भाई 1 करोड़ लोगों से अगर उसने 10-10 रुपये भी उड़ाए तो कितने बन गए, 10 करोड़ हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके, इस वजह से जनरली लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं और उनका तो काम हो गया, है ना। उन्होंने छोटे छोटा अमाउंट लेकर के अपना एक बड़ा अमाउंट बना लिया। पर हम लोग क्या करते हैं, अब 10 रुपये के पीछे क्या मैं साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करूंगा क्या कि मेरा पैसा चला गया? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा मेरा और लग जाएगा वहाँ ये सब प्रोसीजर फॉलो करने में, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसी वजह से ये लोग जो है ट्रैक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको ट्रैक किया ही नहीं जाता है, ठीक। तो ये पहली चीज़ है। और इसी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो हैकर्स हैं वो अपना जो उनका मोटो है वो उसको कामयाब हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। हाँ, अगर एक साथ बड़ी चोरी करेंगे तो क्या होगा, फिर उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और एक्शन होगा तो वो 100% उनकी ट्रैकिंग हो जाएगी, ठीक। चलो, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न लिखो, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक, मतलब जागरूकता की कमी। और अवेयरनेस भी किस टाइप की चाहिए, डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। डिजिटल अवेयरनेस इंडिया के अंदर अभी उतनी नहीं है, तो लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस, ठीक, जागरूकता की कमी, ठीक। लोगों को अभी इतना नॉलेज नहीं है और इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम कि हमारे पास प्रॉपर रूल्स नहीं है। इंडिया के अंदर जो है 2000 का जो हमारा आईटी रूल है या अधिनियम है, एक्ट है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है कवर हो रही हैं, है ना। उसके अलावा 2013 में एक आईटी पॉलिसी आई है, उसके बाद से अभी कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल इसके अंदर नहीं आया, ठीक। जब कोई बड़ी घटना होगी तभी जाकर के कोई अच्छा जो है रूल वहाँ पर बनने की उम्मीद है। अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास जो है रूल्स या अच्छे कानून नहीं है, है ना। लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ, ठीक, प्रभावी नियमों की कमी, लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ, ये दूसरा रीजन हो गया, ठीक। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, देखो अगला क्या है कि हमारे पास कोई कंप्लेनिंग सिस्टम नहीं है। भाई कंप्लेंट कहाँ जाके करोगे आप, क्योंकि जो आईटी सेल होता है, साइबर सेल होता है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर ही काम करता है। मतलब अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो मुझे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, थाने ही जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। और पुलिस स्टेशन जाने से वैसे ही लोग घबराते हैं कि वहाँ जाकर कौन चक्कर में पड़ेगा, उल्टा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, कंप्लेंट ही नहीं हो पाती चीज़ें, है ना। जैसे अगर 2015 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में जो है 12,000 के आसपास जो है वो साइबर क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक। पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो नंबर है ये केवल 1% है। जो एक्चुअल में क्राइम होते हैं उसका कितना है, केवल 1%। बाकी के 99% जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लोग उनकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, ठीक। तो प्रॉपर कंप्लेनिंग सिस्टम नहीं है। तो लिख लो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लैक ऑफ प्रॉपर कंप्लेनिंग सिस्टम। जो शिकायत हम करते हैं जहां पर, ऐसे विभाग हमारे पास नहीं है, ठीक। इसके बाद जब विभाग ही नहीं है तो उसमें काम करने वाले लोगों की भी कमी है, मतलब स्टाफ की कमी है। तो उसको भी लिख लो, लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी है। तो ये तो कुछ रीज़न हो गए, इन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो अब अगला लिखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मतलब आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक। अब देखो पूरा एक्ट है ये। अब इसमें हमारी जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वो किन किन धाराओं में आता है ना, किन किन जो आपकी क्या कहते हैं उसको, धाराओं को क्या कहते हैं, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद तो हिंदी हो गया, आर्टिकल्स, है ना। तो किन किन आर्टिकल्स में आते हैं वो आर्टिकल्स लिख लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो 44, आर्टिकल नंबर 44, ठीक। इसके बाद लिखो 66, हाँ 44, 66, फिर लिखो 67 और 67A, फिर लिखो 70, 72 और 72A। ये इतने आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जिनके अंतर्गत जो है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं। साइबर
सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है 2 साल से लेकर के और उम्र कैद तक की सज़ा है। कितनी सज़ा है? 2 साल से लेकर के जो आपका 14 साल की सज़ा होती ना, उतनी सज़ा यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद में जुर्माना भी है ना, मतलब फ़ाइन भी है। और 2 से लेकर के हम यहाँ लिख सकते हैं उम्र कैद की सज़ा भी है। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग धाराओं के हिसाब से उसको सज़ा देने का प्रावधान है। ठीक, अब लिखो 2013 में 2013 में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक, मतलब साइबर सुरक्षा नीति, ये लागू की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2013 में। तो 2013 में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इंडिया ने लागू की। ठीक, इसके बाद अगली चीज लिखो, अगला लिखो, भारत के अंदर सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है साइबर सिक्योरिटी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड, है ना? तो भारत के अंदर सबसे बड़ी एजेंसी, उसका नाम लिखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक, इतना बड़ा नाम है। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम? NCIIPC। ठीक है, ये जो है इंडिया की एजेंसी है जो साइबर क्राइम और उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को हैंडल करती है। शॉर्ट फॉर्म है इसका NCII।